कल्पना कीजिए दोस्तों, आपके पास एक ऐसी किताब है जिसके अंदर आपकी आंखों का रंग लिखा हुआ है, आपका शरीर कैसे बनेगा इसकी जानकारी लिखी है, और आपकी कोशिकाएं क्या बनाएंगी इसका निर्देश लिखा है। और सबसे अजीब बात, वह किताब आपने कभी पढ़ी ही नहीं है, क्योंकि वह किसी लाइब्रेरी में नहीं रखी है। वह आपके हर सेल के अंदर छिपी हुई है, क्योंकि उसका नाम है डीएनए। लेकिन इंसान को यह पता करने में एक सदी लग गई कि आखिर यह किताब है क्या। यह केवल एक्सपेरिमेंट्स की कहानी नहीं है, यह कहानी है एक वैज्ञानिक के अधूरे काम को दूसरे वैज्ञानिक के उठाने की, किसी आइडिया को किसी डाउट से टकराने की, कभी सहयोग की, कभी कंपटीशन की, और कभी कभी तो ऐसी वैज्ञानिक दुनिया की जहां आपको अपने सवालों का जवाब पाने के लिए किसी दूसरे के काम पर भरोसा करना पड़ता है। और इस पूरी कहानी में एक दिलचस्प बात है कि उन्हें शुरुआत में यह बिल्कुल नहीं पता था कि वो किस चीज़ की तलाश कर रहे हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि 5 सेकंड निकालकर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लोग साइंस पढ़ते हैं, समझते हैं, उसे जीवन में उपयोग करते हैं, पर साइंस को प्रमोट नहीं करते। आपसे गुजारिश है कि सब्सक्राइब कर हमें भी प्रमोट करिए और साइंस को सहयोग दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। साल था 1869। स्विट्जरलैंड के एक युवा वैज्ञानिक फ्रेडरिक मिस्चर कोशिका के अंदर मौजूद पदार्थों को समझने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने सफ़ेद रक्त कोशिकाओं से एक ऐसा पदार्थ अलग किया जो उन्हें देखने में बिल्कुल अलग दिखाई दे रहा था। यह पदार्थ न्यूक्लियस से निकाला गया था, इसलिए मिक्सचर ने इसे नाम दिया न्यूक्लिन। उन्हें उस समय बिल्कुल भी पता नहीं था कि जिस पदार्थ को उन्होंने अलग किया है उसकी अगली कहानी में इंसान की पूरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन के राज खुलने वाले हैं। लेकिन एक समस्या थी, किसी को पता ही नहीं था कि न्यूक्लिन आखिर करता क्या है। कई दशकों तक डीएनए एक अजीब सा पदार्थ बना रहा। अब कहानी में एक और वैज्ञानिक आते हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल। मेंडल ने मटर के पौधों पर प्रयोग करके दिखाया कि कुछ बायोलॉजिकल ट्रेट्स एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक निश्चित नियमों के अनुसार जाते हैं। बाद में इन्हीं इनहेरिटेड यूनिट्स को हम जीन कहने लगे। लेकिन अब वैज्ञानिकों के पास बड़ा सवाल था, अगर जीन्स मौजूद हैं तो ये बने किस चीज़ के हैं। उस समय लोगों के पास 2 उम्मीदवार थे, एक डीएनए और एक प्रोटीन। और वैज्ञानिकों का झुकाव प्रोटीन की तरफ ज़्यादा था। क्यों? क्योंकि प्रोटीन बहुत कॉम्प्लेक्स था, उसमें अलग अलग अमीनो एसिड्स की विविधता थी। डीएनए तो एक साधारण सा मॉलिक्यूल था। वैज्ञानिकों को लगता था कि इतनी कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन एक साधारण मॉलिक्यूल में कैसे स्टोर हो सकती है। फिर भी दुनिया भर के एक्सपेरिमेंट्स ने पूरी कहानी को हिलाकर रख दिया। साल था 1928। फ्रेडरिक ग्रिफिथ निमोनिया पैदा करने वाले बैक्टीरिया पर काम कर रहे थे। उन्होंने बैक्टीरिया के 2 अलग अलग प्रकारों पर काम किया। एक बीमारी पैदा कर सकता था, दूसरा नहीं। और फिर ग्रिफिथ ने कुछ ऐसा किया जिसकी उन्हें उम्मीद भी नहीं थी। जब मृत बीमारी पैदा करने वाले बैक्टीरिया के कुछ घटकों को बीमारी ना पैदा करने वाले बैक्टीरिया के साथ मिलाया गया तो बीमारी ना पैदा करने वाला बैक्टीरिया भी बीमारी पैदा करने लगा। मतलब मरे हुए बैक्टीरिया से कोई ऐसी चीज निकली जो जीवित बैक्टीरिया को बदल दिया। ग्रिफिथ ने उस मिस्टीरियस सब्सटेंस को पूरी तरह से आइडेंटिफाई नहीं किया, लेकिन एक नया सवाल पैदा हो चुका था। यह वही मॉलिक्यूल है जो एक सेल से दूसरी सेल तक बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशंस को लेके जाता है। अब वैज्ञानिकों के पास एक सुराग था। 1940 के दशक में ओस्टवाल्ड अवेरी और उनके कलीग्स ने ग्रिफिथ के काम को आगे बढ़ाया। उन्होंने बैक्टीरिया के अलग अलग कंपोनेंट्स को अलग करके देखना शुरू किया। प्रोटीन हटाया, कुछ और कंपोनेंट्स हटाए और एक अलग चीज देखने को मिली। जब डीएनए मौजूद था तो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था, लेकिन जब डीएनए को अलग किया तो ट्रांसफॉर्मेशन रुक गया। 1944 में अवेरी और उनके साथियों ने निष्कर्ष निकाला कि डीएनए ही वह सब्सटेंस है जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करता है। लेकिन वैज्ञानिकों में पूरी सहमति नहीं थी, क्योंकि सवाल था, क्या सच में डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है? तब आया एक नया एक्सपेरिमेंट जिसने इस बहस को खत्म ही कर दिया। साल था 1952। वैज्ञानिक थे अल्फ्रेड हर्शे और मार्था चेस। उन्होंने बैक्टीरियोफेज का इस्तेमाल किया। इस वायरस की एक खास बात थी, इसके अंदर 2 चीजें थी, प्रोटीन और डीएनए। हर्शे और चेस के सामने अब सवाल था कि जब वायरस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है तो अंदर जाता क्या है, प्रोटीन या डीएनए। उन्होंने दोनों को अलग अलग रेडियो एक्टिव लेवल से मार्क किया। प्रोटीन में सल्फर होता है लेकिन फास्फोरस नहीं होता, और डीएनए में फास्फोरस होता है लेकिन सल्फर नहीं होता। इसलिए उन्होंने प्रोटीन को एक रेडियो एक्टिव सल्फर से और डीएनए को एक रेडियो एक्टिव फास्फोरस से लेवल किया। फिर उन्होंने वायरस को बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने दिया और अब आया असली मूवमेंट। उन्होंने देखा कि रेडियो एक्टिव फास्फोरस का सिग्नल बैक्टीरिया के अंदर चला गया, जबकि प्रोटीन का रेडियो एक्टिव सल्फर सेल के बाहर ही रह गया। इसका मतलब वायरस ने अपना जेनेटिक इंफॉर्मेशन के रूप में डीएनए को बैक्टीरिया के अंदर पहुंचाया था। अब तस्वीर साफ थी, डीएनए कोई साधारण मॉलिक्यूल नहीं था, यह जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरियर था
लेकिन अभी एक बड़ा सवाल बाकी था। मान लीजिए कि आपको पता चल गया कि एक किताब के अंदर सारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन लिखी है, लेकिन मन में ख्याल तो आएगा ना कि आखिर ये किस चीज़ से बनी है। वैज्ञानिक जानने लगे थे कि डीएनए जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है, लेकिन उन्हें नहीं पता था ये किस मॉलिक्यूल से बनता है, इसका स्ट्रक्चर क्या है। यहीं से कहानी पहुंचती है 1950 के कैम्ब्रिज कॉलेज में, जहां दो वैज्ञानिक जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक डीएनए को समझना चाहते थे, लेकिन उनके पास डीएनए की पूरी तस्वीर नहीं थी, सिर्फ उनके पास क्लूज थे। लंदन के किंग्स कॉलेज में रोजलिंड फ्रैंकलिन डीएनए की एक्सरे डिफ्रैक्शन के जरिए स्ट्रक्चर का अध्ययन कर रही थी। फ्रैंकलिन के काम से एक बेहद महत्वपूर्ण पैटर्न सामने आया, जिसे हम आज फोटोग्राफ 51 के नाम से जानते हैं। उस इमेज में एक ऐसा यक्ष शेप स्ट्रक्चर दिखाई देता था जो डीएनए के हेलिकल मॉडल की ओर इशारा करता था। लेकिन एक और पजल था, इस हेलिक्स के अंदर बेस कैसे अरेंज होते हैं। डीएनए में 4 बेस होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन। वैज्ञानिक इरविन चारगाफ ने पाया कि डीएनए में ए की मात्रा टी के बराबर और सी की मात्रा जी के बराबर होती है। अब सोचिए कि एक तरफ फ्रैंकलिन के एक्सरे डेटा के क्लू और दूसरी तरफ चारगाफ के नंबर्स। फरवरी 1953 में वाटसन और क्रिक डीएनए का मॉडल बनाकर समझने की कोशिश कर रहे थे और आखिरकार उन्हें वो अरेंजमेंट मिला जो उपलब्ध एविडेंसेस के साथ फिट बैठता था। 28 फरवरी 1953 को वाटसन और क्रिक ने डीएनए का मॉडल तैयार किया और 25 अप्रैल 1953 को उनका पेपर नेचर में प्रकाशित हुआ। लेकिन इस खोज की सबसे खूबसूरत बात यह नहीं थी कि आखिर डीएनए दिखता कैसे है। सबसे खूबसूरत बात यह थी कि यह स्ट्रक्चर खुद ही बता रहा था कि इसकी कॉपी कैसे बनती है। अगर 2 स्ट्रैंड अलग हो जाएं तो ए के सामने टी को लगाया जा सकता था, जी के सामने सी को लगाया जा सकता था। यानी एक डीएनए मॉलिक्यूल अपनी इंफॉर्मेशन का कॉपी बनाने का तरीका अपने स्ट्रक्चर में ही छुपाए हुए था और यहीं से डीएनए की कहानी ने एक नया मोड़ लिया। अब वैज्ञानिक जानते थे कि डीएनए जेनेटिक इंफॉर्मेशन रखता है, लेकिन अब सवाल था कि डीएनए का 4 लेटर आखिर इंफॉर्मेशन को पढ़ता कैसे है। ATGC की ये लंबी सीक्वेंस आखिर बनाती क्या है। धीरे धीरे वैज्ञानिकों ने जेनेटिक कोड को समझना शुरू किया। डीएनए की इंफॉर्मेशन से आरएनए और आरएनए की इंफॉर्मेशन से प्रोटीन बनने की क्रिया को समझा। अब डीएनए सिर्फ एक मिस्टीरियस मॉलिक्यूल नहीं था, यह एक इंफॉर्मेशन सिस्टम बन चुका था। समय आगे बढ़ा, वैज्ञानिकों ने डीएनए को समझना ही नहीं, उसे पढ़ना भी शुरू कर दिया। डीएनए सीक्वेंसिंग टेक्निक विकसित हुई। फिर आया ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। पहली बार इंसानों के पूरे जीनोम को मैप करने और सीक्वेंस करने की कोशिश की गई। फिर टेक्नोलॉजी इतनी तेज आगे बढ़ी कि आज डीएनए की सीक्वेंसिंग और मैपिंग करना तेज और सस्ता है। आज डीएनए का इस्तेमाल रिसर्च में, जेनेटिक डिजीज को समझने में और फॉरेंसिक्स में किया जाता है। इवोल्यूशनरी स्टडीज, बायोटेक्नोलॉजी और भी बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां पर डीएनए की स्टडी काम आती है। और फिर अब आता है क्रिस्पर केस टेक्नोलॉजी। यह डीएनए के स्पेसिफिक हिस्से को मॉडिफाई करने की भी ताकत रखता है। 2020 में क्रिस्पर केस 9 टेक्नोलॉजी के लिए केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज भी दिया गया। क्या डीएनए की खोज 1953 में हुई थी? नहीं, डीएनए की खोज की पूरी कहानी उसके बहुत पहले से ही शुरू हो चुकी थी। 1869 में मिक्सचर का अजीब पदार्थ देखना, मेंडल के इनहेरिटेंस के नियम ने नींव रखी। ग्रिफिथ ने बैक्टीरिया में मिस्टीरियस ट्रांसफॉर्मेशन देखा। एबेरिया और उनके सहयोगियों ने डीएनए की तरफ इशारा किया। हर्शे और चेस ने डीएनए को मजबूत रोल दिया। चारगाफ ने बेस के बीच में मैथमेटिकल क्लू निकाला। रोजलिंड फ्रैंकलिन के एक्सरे डाटा ने डीएनए के स्ट्रक्चर के लिए क्लू दिया और वाटसन तथा क्रिक ने इन सभी को जोड़ तोड़कर एक डबल हेलिक्स मॉडल बनाया। एक वैज्ञानिक ने कोई चीज नहीं खोजी, सैकड़ों वैज्ञानिकों ने दशकों तक काम किया, इस पजल के अलग अलग चीजें खोजी और आज डीएनए हमारे सामने है। हमारे शरीर के अंदर सिर्फ जीवन नहीं है, एक पूरी भाषा है, 4 अक्षर की भाषा, ATGC की भाषा। और शायद डीएनए की कहानी की सबसे अद्भुत बात यही है, हमने पहले उस भाषा को देखा, फिर समझा, फिर पढ़ना सीखा और आज हम उस भाषा को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। इस कहानी का अगला अध्याय लिखा जा रहा है। अगर आप यहाँ तक देखते हुए आ गए हैं और वीडियो वैल्यूएबल लग रहा है, वीडियो में इन्फॉर्मेशन लग रही है कि दी गई है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए।